छात्रों, मैं व्यावसायिक शिक्षक आपका दीपक सिंह। और आज कक्षा 12 से पेपर 2 को फिनिश करने का है हम लोग को। इसमें एक ही चैप्टर बचा हुआ है। पेपर 2 में 11 में तो हो ही गया है, 12 का ये बुक से प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जिसे आप कहते हैं। और मैंने इसके पहले पीरियड में वीडियो में भी आपको बताया था कि एसी करंट का क्या है। तो आइए उसमें आपको हमने एक ये देखिए कुंडली भी दिखाया था कि अगर ये लंबवत होगी, समानांतर होगी, फिर लंबवत होगी 180, 270, 360, तो उस समय उस पर जो है इस तरह की धारा बनेगी, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, लेकिन आइए फिर देखते हैं। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब ये है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जिसकी दिशा में उसकी परिमाण के साथ, मतलब परिमाण मतलब मान के साथ पुनरावृत्ति हो, उसे अल्टरनेटिंग होती रहे, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अब सॉरी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, वोल्ट कहेंगे। और इसी तरह से अगर आप और ऐसी वोल्टता जिसके परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहें, तो या इस तरह से भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये ही आपका प्रत्यावर्ती धारा है। अब इस प्रत्यावर्ती धारा में आपको बेसिक रूप से अगर समझना है तो आप देखें कि जब किसी कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के चारों ओर तेज़ी से घुमाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था 90 अंश और समानांतर होगी, तो उसके अंदर से बल रेखाएं गुजरेंगी और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगा, और जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो प्रेरित धारा बहने लगेगी। इसी प्रेरित धारा को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होती है, और इसी कुंडली में आप घुमाएंगे तो यांत्रिक जो आप कार्य हो रहा है, जैसे आप जनरेटर चलाते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलती है। अब इसे अगर आप इस तरह से कहेंगे तो यही वही कि मतलब एक समय निश्चित अंतराल के पास जनरेटर आपका चलता ही, आप देखते ही हैं, तो उसका दिशा और मान, वोल्टेज और करंट का दिशा की मान जो है एक ही साथ रहे, तो वही जो है आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी। इसका सूत्र भी अगर आप लिखें तो देखें V = V0 sin ओमेगा t वोल्टेज के लिए, और I = I sin ओमेगा t। तो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा का मान होता है 2πn। तो 2π का मतलब होता है 22/7, और n क्या है आपकी आवृत्ति, समय, सॉरी आवृत्ति कहते हैं, समय हम 1/t इसको कहेंगे। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसे समझाइए, इसका सूत्र लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि वही आवर्तकाल क्या है, जो टी आपको हमने बताया, आवर्तकाल। और आयाम देखिए, यहाँ भी धारा का आयाम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल मतलब एक चक्र, साइकिल, जो आप साइकिल की पैडल मारते हैं तो एक बार पैर नीचे एक बार पैर ऊपर जाता है, तो वही आपका साइकिल है, एक साइकिल। तो एक साइकिल पूरा करने में जो समय लेती है धारा, वोल्टता या धारा, अथवा तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है, उसे उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं हम। और प्रकाश का थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो इसको अगर हम T अगर हम देखें तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगी उसे T कहेंगे, वही T = 2π/ओमेगा। और ओमेगा क्या है यहाँ पर है? ओमेगा क्या है? कुंडली का कोणीय वेग है। तो इस तरह से हम आगे और देखें तो इसका आवृत्ति भी निकाल लें, तो आवृत्ति भी F, जो इसको आवृत्ति F, तो F n से दिखाते हैं, F से भी दिखाते हैं, तो 1/t होती है, तो 1/t आवृत्ति हो जाएगी उसकी। और
प्रत्यावर्ती वोल्टा धारा की आवृत्ति का मात्रक साइकिल पर सेकंड होता है या हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो आप उसमें लिखा हुआ देखते हैं। और घरेलू उपयोग में जो एसी आप यूज करते हैं उसमें वही 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज आप कह लीजिए। तो अगर ये कहा जाए कि बिजली के तारों के बल्ब में जो है प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में तथा 50 बार दूसरी दिशा में बहती है, चूँकि 2 बार होती है तो एक साइकिल में धारा 2 बार शून्य हो जाती है। तो एक बल्ब 1 सेकंड में 50 साइकिल में 100 बार बुझता है, 100 बार जलता है कि लेकिन आपकी दृष्टि जो है इसको देख नहीं सकती, इसलिए आपको वो हमेशा जलता हुआ प्रतीत होता है। तो कोणीय वेग देखिए इसका यहाँ निकाला इन्होंने 2πf मतलब 2 गुणे, अब पाई का मान 3.14 भी होता है, 22/7 भी होता है, तो भाग करेंगे 3.14 आएगा। और गुणे 50 रेडियन पर सेकेंड, तो वो आपका 314 रेडियन पर सेकेंड आपका इसका कोणीय आवृत्ति होती है। और आगे इसमें इम्पोर्टेंट में अगर हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट और हमको मिलता है कि वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूरे एक चक्र के लिए शून्य रहता है, परंतु दूसरे चक्र के लिए इनके वर्ग का औसत मान शून्य नहीं होता। तो पहले चक्र के लिए शून्य होगा लेकिन दूसरे चक्र के लिए शून्य नहीं होगा। तो इसे हम दिखाते हैं VRMS, वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मतलब करणी और वी स्क्वायर इसके अंदर, तो पूरे एक साइकिल के लिए औसत मान है। और दूसरा आप इसको इसका मान अगर आप निकालें तो आप देखिए VRMS V0 अपॉन करणी में 2 बराबर 0.707 V0 आता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर का 0.707वां भाग होता है। ये एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि कितना भाग होता है, तो 0.7 आप याद रखें। और आगे हम देखें तो और इम्पोर्टेंट इसके जो इसमें हैं, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है वाटहीन धारा, जो कि मैं खोज रहा हूँ इसमें कहाँ है। देखिए LR परिपथ क्या है, तो LR परिपथ कुछ नहीं, आप देख लीजिए सर्किट में, आप यहाँ L और R इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जब श्रेणी क्रम में जोड़ के और एक वोल्टमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, जिसका V0 sin ओमेगा t रहता है AC वाला, तो इसी को हम LR परिपथ कहते हैं। और इसे कभी पूछता है कि LR परिपथ क्या है इसकी जो है, तो इसे LR परिपथ किया जाता कहते हैं। और इसी तरह से आपसे जो है पूछता है एक सवाल और भी कि शक्ति गुणांक क्या है। तो शक्ति गुणांक क्या है कि जब हम पावर को यूज़ करते हैं तो पावर शक्ति V = RMS IRMS और cos फाई, तो चूँकि इसमें कोण भी बनता है तो ये cos फाई आ जाता है। इसी cos फाई को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। परिपथ में धार जो आपका इस तरह से देखिए, ये एक कला में नहीं है। आई कला का मतलब ये है कि एक कला इस तरह से जा रही है, दूसरी कला इस तरह से जा रही है, इसी को आप कला कहते हैं। तो ये आपका शक्ति गुणांक एक अक्सर पूछ देता है कि क्या है। वाटहीन धारा देखिए आ गई। वाटहीन धारा का मतलब ये है कि जब किसी परिपथ में केवल धारिता है और R का मान अगर शून्य है तो धारा और वोल्टा में 90 अंश का कलांतर होता है। अगर R शून्य है तो उस समय PRMS cos फाई में आप 90 रखेंगे तो मान पावर का शून्य आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती ओमी में जो ओमी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, तो उसमें अगर R शून्य है तो परिपथ में धारा को प्रवाहित तो होगी किंतु उसकी औसत शक्ति शून्य होगी, अर्थात में परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। जैसे कि आप बैटरी एलिमिनेटर अगर आपने लगा दिया, पावर ऑन कर दिया और लोड नहीं दिया मोबाइल पे,
तो उस समय उसमें धारा नहीं बहेगी। तो इसी धारा को हम वाटहीन धारा भी कहते हैं। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि चोक कुंडली क्या है। तो प्रत्यावर्ती का बल्ब, आप ये चोक कुंडली मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में दिखाया है कि ये लोहे के क्रोड पे आप जो है कुंडली लगा के तांबे के तार की प्रत्यावर्ती धारा से और इसमें एक बल्ब लगा के इस तरह से इसको बना सकते हैं। और जो है इसके अंदर आप प्रत्यावर्ती धारा परपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है जिसे चोक कुंडली कहते हैं। तो ये ऊंचे प्रेरकत्व से की कुंडली होती है और इसमें तांबे का तार होता है, तो इसलिए तांबे का तार आपका बहुत ज़्यादा करंट को नहीं खाता, इसीलिए पंखे में आप तांबे का तार यूज करते हैं, एल्युमिनियम का नहीं। तो ये चोक कुंडली इसलिए बनाई गई है। व्यवहारिक रूप में चोक कुंडली का प्रतिरोध आर कभी शून्य नहीं होता और इसमें भंवर धाराएं भी कम हो जाती हैं। सी आर सर्किट क्या है, तो सी आर परपथ क्या है, तो सी और आर को आप देखिए यहाँ श्रेणी में जोड़ दिया और यहाँ इसका वोल्टेज VC, इसका वोल्टेज VR और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो V0 sin ओमेगा t, तो ये आपका CR परपथ कहलाएगा। और इसी तरह से आगे हम बढ़ें तो LC परपथ क्या होगा, L वही इंडक्टर आप लगा देंगे जो ट्रांसफार्मर में आपको बताया था हमने, और कैपेसिटर आपका एक सीरीज में लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे। तो इस तरह से इस परपथ को LC परपथ कहा जाएगा। और LC परपथ की वह अवस्था वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहलाती है जब धारा आयाम अनंत हो जाएगा, मतलब धारा, या इस तरह से कह लें आप, अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। कभी कभी पूछता है कि अनुनाद की क्या अवस्था होती, क्या स्थिति होती है वोल्टेज धारा में, तो अनुनाद में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं अनुनाद की स्थिति, इसे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस भी कहते हैं या वैद्युत अनुनाद भी आप कह लें, तो वैद्युत अनुनाद की अवस्था भी कही जाती है। और इसके अंदर और भी देखें आप तो LCR परपथ को अगर आपको सर्किट बनाने को कहता है तो आप देखिए तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को। तो ये LCR परपथ है। इसको जो है ओम के नियम इसके अंदर रहता है, पालन करता है ये, और इसके अंदर आपको LCR परपथ बनाने को पूछता है। और अनुनादी परपथ क्या होता है कि जब जो है अनुनादी परपथ कहते हैं आप कि जब AC परपथ में अपने पर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति एक विशेष मान के संगत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है अथवा रोक देती है, अनुनादी परपथ कहलाती है। ये दो प्रकार की हैं, श्रेणी और समानांतर। तो अब श्रेणी में क्या है कि श्रेणी में आप जब LCR इस तरह का परपथ LCR जुड़ा रहता है तो ये अपने अंदर जो है एक विशेष मान F0, मतलब यही फ्रीक्वेंसी से अधिक प्रत्यावर्ती धारा को, जिसकी F0 फ्रीक्वेंसी हो, उससे ज़्यादा या कम को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देता। तो इसलिए इस श्रेणी अनुनाद का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि इससे ज़्यादा, मतलब फिर से देख लें, श्रेणी अनुनाद परपथ प्रत्यावर्ती धारा परपथ है जिसमें LCR श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यही चित्र है आपका। इस परपथ में आरोपित वोल्टता आवृत्ति एक विशेष मान F0, मतलब एक विशेष मान के संगत अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्किट है आपकी अनुनादी परपथ। और इसी तरह से अगर आप समानांतर देख लें तो समानांतर में भी आपको मिल जाएगा कि समानांतर में इसमें भी देखिए C और R को ये समानांतर किया और L और R को समानांतर किया। I1 I2 दो धाराएं हो गई और यहाँ आपका वोल्टेज हो गया। तो इस तरह के परपथ को हम समानांतर अनुनादी परपथ कहते हैं।
और इसमें भी वही है कि अब विशेष आवृत्ति F0 इसकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है, और ये विशेष मान F0 के संगत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता। और श्रेणी अनुनादी परपथ की विशेषताएं भी हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा एक कला में होते हैं, और इनकी प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, मतलब उसमें प्रतिबाधा R मतलब बहुत कम होता है, पर धारा का मान अधिकतम इससे आप पा जाएंगे इस परपथ से। और समानांतर में भी जो है समानांतर के भी अपने फ़ायदे हैं, मैं पेज दूंगा, आप उसे पढ़ लेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका आता है कि AC DC में अगर तुलना की जाए तो क्या है। तो ट्रांसफार्मर से देखिए AC को आप कहीं भी भेज सकते हैं, दूर दूर तक भेज सकते हैं एल्युमिनियम के तार के द्वारा, और DC में ऐसा नहीं कर सकते। और जो है इससे ये एक तो खर्चीला हो जाता है DC, और AC हमारा कम खर्चीला रहता है। और AC के को संधारित्र द्वारा इस का मान ऊर्जा पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। प्रतिरोध से दिश धारा को प्रतिरोध द्वारा कम में अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। दिश धारा में DC में आप जो है जाएंगे जैसे LED बल्ब वगैरह बनाने, तो प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी है। और प्रत्यावर्ती धारा मतलब वही अल्टरनेटिंग करंट जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 440 वोल्ट का, वो स्टेप डाउन है, वो 220 करके आपको गांव को देता है लाइट। तो प्रत्यावर्ती सतह से होकर भी ये गुजर जाती है, तो ट्रांसफार्मर के पास ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इसके सवालों पे आएँ तो देखिए सवाल भी आसानी है कि धारा मापी को अंकित खाने के बराबर दूरी पर नहीं है तो धारा मापी द्वारा नापी जा सकती है केवल प्रत्यावर्ती धारा। और वर्ग माध्य मूल्य शिखर क्या है, तो 1 करड़ी में 2 गुना होता है। एक नंबर के सवाल इस तरह के हैं आपके। और साथ ही साथ जो आपके 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर के हैं, वो आपका यही है कि आप देखें समान वोल्टता की DC धारा क्यों खतरनाक होती है, और प्रत्यावर्ती धारा किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, शक्ति गुणांक क्या है, दिश ट्रांसफार्मर का उपयोग DC में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि DC में आवृत्ति होती ही नहीं, तो कहाँ से उसका उपयोग किया जा सकता। अल्टरनेटिंग होता ही नहीं है, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पर चलता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो वाटहीन धारा क्या है, LCR परपथ क्या है, बता दीजिए, बना दीजिए। और उसके बाद आपका विस्तृत में भी नया LCR परपथ का संयोजन अनुनादी परपथ बना दीजिए। तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं। तो यहाँ हमारा पेपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा छात्रों, लेकिन ये है कि ख़त्म हुआ। और थर्ड पेपर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है दीपक सिंह RHA पे अप्रैल मई जून में, तो वो आपका पूरा तीसरा पेपर मैं आपको उसको फॉरवर्ड करता रहूँगा। और उसमें कुछ जो चेंज कर सकता हूँ थोड़ा बहुत वीडियो से चेंज भी करूँगा। तो अभी अप्रैल मई जून में ही हम लोगों ने पढ़ा है उसको कक्षा 12 में, तो फिर से एक बार उसको देख लेंगे। यही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर भी कक्षा 12 के करीब 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं, तो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा आप घबराएंगे नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और ये हर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर खड़े हो जाइए, सब चीज़ दिखाई देगी आपको। मेनी थैंक्स छात्रों, गुड मॉर्निंग अगेन।